Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Moa. In standard 8, we are dealing with the breach course of the history and today we are into the third and the last session of the breach course. आज का जो सेशन है हमारा breach course के लिए आखिरी रहेगा and then we are going to move further into the different zones of the assessment. So students, so far we have learned some important skills required to study history and even learn about various periods of history. आज तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा? सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, राइट? यानी कि बुक रीडिंग जो स्किल है उसके बारे में हमने सीखा है और उसके बाद वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट अ टाइमलाइन. हमने टाइमलाइन सीखा ना कि कैसे हम टाइमलाइन को फॉर्म करेंगे, उस टाइमलाइन के हिसाब से हम रिवाइज भी कर सकते हैं और क्विकली हम हिस्ट्री को याद भी रख सकते हैं. दिस वर द थिंग्स वी अंडरस्टूड अप टू नाउ. इन दिस क्लास वी विल लुक एट हाउ द इवेंट्स वी लर्न about in class 7 connect to the events we will learn about this year. आज जो है वो हम क्लास 7 और क्लास 8 उन दोनों के बीच में एक लिंकअप करने वाले हैं, राइट? कि क्लास 7 का जो हिस्ट्री है वो कैसे लिंक होता है क्लास 8 का हिस्ट्री से, राइट? हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन द क्लास 8. क्लास 7 में हम क्या सीखे थे और वो कैसे हमें यूजफुल होगा क्लास 8 में, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं. This year we will be learning about the years when the British ruled over India. इस साल हम ये समझने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि वो टाइम कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे, उस टाइम की हिस्ट्री हम देखने वाले हैं, वही समझने वाले हैं. सो लेट अस सी वेयर इंडिया वाज जस्ट बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर. तो आज हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम सीखने क्या वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर किया और फिर उसने इंडिया को लीड किया, इंडिया को रूल किया, राइट? तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 190 इयर्स का जो ब्रिटिश रूल है उससे पहले इंडिया कहाँ था, जो हम क्लास 7 में सीख चुके हैं, राइट? अबाउट द डिफरेंट एम्पायर्स एंड ऑल. लेकिन आज हम यही रिवाइज करने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया पे एस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले हमारा देश कहाँ पे था, वेयर वर वी, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ आवर नेशन एट दैट टाइम. सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न. एंड this today's session is going to be the link between the history of class 7 and the class 8. So Britishers came in India in the mid of the 18th century, we can say, right? So usse pehle kya tha, right? So there is a question that which empire ruled over most of India in the early 18th century, यानी कि 1701 से लेकर 1720 1730 40 50, right? तो 1750 तक कौन सा एम्पायर था जिसने ज्यादातर इंडिया के मोस्ट ऑफ जो एरियाज थे उसके ऊपर रूल किया था, राइट? सो शायद आपको याद होगा, सो द मुगल एम्पायर रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी. मुगल एम्पायर जो था, राइट, अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि ब्रिटिशर्स आए उससे पहले तक मुगल एम्पायर इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था. बट आफ्टर ओवर 200 इयर्स ऑफ रूल ओवर इंडिया, लेकिन इंडिया के रूल के 200 साल मुगल एम्पायर इंडिया के ऊपर था, लेकिन 200 साल के बाद दिस डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन. ये जो डायनेस्टी थी, राइट, ये जो शासन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, राइट? सो धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगा. डिक्लाइन इन द सेंस देन इट स्टार्टेड लूजिंग एंड द न्यू पीपल वर कैप्चरिंग द टेरिटरी. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड टू इट एंड व्हाई. तो अभी हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर को क्या हुआ था और क्यों हुआ था, राइट? क्यों वो डिक्लाइन होने लगा और कैसे वो डिक्लाइन हुआ, ये हम आज सीखने वाले हैं और यही हमारा लिंक बनेगा. क्योंकि आपने मुगल एम्पायर के बारे में 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, आज आप 8th स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हो, राइट? और मुगल एम्पायर का एंड हुआ और ब्रिटिश एम्पायर का स्टार्टअप हुआ. मुगल एम्पायर का जो रूल है वो एंड हुआ और ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर एस्टेब्लिश हुआ, राइट? सो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, कैसे मुगल एम्पायर हारा, वो आज हम लिंक करेंगे. एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑफ द हिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द British, right? So guys, here is the reason and the causes of the decline and the process of the decline of the of the Mughal Empire. So students, अभी हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर क्यों और कैसे डिक्लाइन हुआ था, कैसे मुगल एम्पायर का एंड आया हमारे इंडिया में. So the reign of the Mughals, we studied about the Mughal Empire in class 7. राइट, क्लास 7 में हमने मुगल एम्पायर के ऊपर स्टडी किया है. लेट अस रिकॉल द नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर. कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उस एम्पायर से, उसके नाम आपको रिकॉल करने हैं, याद करने हैं.
राइट। सो सबसे पहले आए थे बाबर 1526 सीई में, राइट। सबसे पहले जो रूलर मुगल एम्पायर के थे, जिसने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, जिसने मुगल किंगडम बनाया और फिर उस किंगडम को डेवलप कर उसको एम्पायर में तब्दील किया, राइट। तो बाबर से शुरू हुआ और वो डायनेस्टी औरंगजेब तक चली, राइट। बाबर से शुरू होकर वो डायनेस्टी औरंगजेब तक चली। तो यहाँ पे तीन ऐसी चीजें जिसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज किंगडम, द सेकंड इज व्हाट इज एम्पायर एंड द थर्ड वन इज द व्हाट इज डायनेस्टी, राइट। ये फॉर श्योर आप क्लास 6 और 7 में सीख ही चुके हैं, बेसिकली क्लास 7 के स्टार्टअप में सीखे होंगे। किंगडम यानी कि एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड जिसके ऊपर एक राजा राज करता है, right? If one king is leading on one territory on a piece of land, right, that is known as the kingdom and the person who rules is known as the king. उसके बाद जब वो किंग आसपास के एरियाज को कवर करके, राइट, बाय कंकरिंग द डिफरेंट नेशंस नियर बाय, और वो उन सब का राजा बनता है, तो उसे महासत्ता यानी कि एम्पायर कहा जाता है, राइट। और जो किंग उसके एंसेस्टर्स और उसके फैमिली मेंबर्स, राइट, यानी कि पहले से राजा महाराजा का शासन चला रहा है और वही किंग है, उसके फैमिली मेंबर्स आगे भी उस रूल को चलाएंगे, राइट। सो ऑल द रूलर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज द डायनेस्टी, राइट। उसे उसका शासन काल यानी कि डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि मुगल की जो एम्पायर थी दैट वाज अ डायनेस्टी। कैसे? बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था, राइट। सो सबसे पहले आए थे बाबर 1526 में। 1526 के बाद, राइट, राज्याभिषेक हुआ यानी कि किंग बने हुमायूं 1530 में, एम्परर बने, राइट। हुमायूं 1530 में एम्परर बने। उसके बाद वो 26 ईयर्स तक थे और आफ्टर 26 ईयर्स अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ द मुगल सल्तनत, राइट। अकबर बने बादशाह 1556 में और वहां से लेकर अप्रोक्सीमेटली 49 ईयर्स के रूल के बाद जहांगीर बिकेम द किंग एंड द ईयर वाज 1605। 1605 में जहांगीर एम्परर बने। जहांगीर के बाद, राइट आफ्टर 23 इयर्स शाहजहां बने 1628 में द एम्परर ऑफ द मुगल सल्तनत एंड द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल सल्तनत वाज औरंगजेब। सॉरी, नॉट द लास्ट, बट देयर मस्ट बी सर्टेन नेम्स एक्स्ट्रा, बट in this list the next name is the Aurangzeb, that is 1658 CE। 1658 में औरंगजेब वहां के एम्परर बने थे, right? So the years mentioned here indicate the years when these rulers began their reign as the Mughal emperor। यहाँ पे जो आपको साल दिए गए हैं यानी कि बाबर 1526, हुमायूं 1530, अकबर 1556, जहांगीर 1605, शाहजहां 1628 and औरंगजेब 1658, right? These all are the years which are stating the startup of the reign of the particular Mughal emperor, right? जो भी सुल्तान बना उस सल्तनत का, right, उसका जो स्टार्टअप ईयर कि कब से उसने शुरू किया, ये ईयर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। So the reign of औरंगजेब 1658 to 1707 तक औरंगजेब का रेन चला था, यानी कि औरंगजेब जो है उसकी सल्तनत, he was known as the last powerful Mughal emperor, right? और उसका जो रेन था that started in 1658 as we saw in the previous slide, and over here it is shown that he ruled up to 1707, right? So Aurangzeb is often known as the last powerful Mughal emperor, right? ज्यादातर सब लोग औरंगजेब को इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो मुगल एम्पायर के द लास्ट पावरफुल एम्पायर थे। मुगल एम्पायर के सबसे अगर प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा जो लास्ट में था तो उसे हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं। सम ऑफ हिज अचीवमेंट्स इंक्लूड, उसके कुछ अचीवमेंट थे, वो क्या थे? मिलिट्री कैंपेन्स इन द स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड डेक्कन, राइट। बीजापुर, गोलकोंडा और डेक्कन टेरिटरीज जो है उसमें उसके मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ही अच्छे थे उन सारे स्टेट्स। मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठास, द राजपूत्स एंड द सिख्स टू चेक देयर ग्रोइंग पावर, राइट। उनकी जो ग्रोइंग पावर थी उसको चेक करने के लिए उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए थे, जिसमें कुछ नामचीन जिसको बहुत अच्छे से याद किया जाता है वो है मराठा के सामने, फिर राजपूत के सामने और सिख के सामने उसकी जो लड़ाई थी, राइट। देन काउंटरिंग अदर रेबेलियंस लाइक दोज ऑफ द अहोम्स, द जाट्स एंड द सतनामीस, राइट। अहोम्स, जाट्स और सतनामीस, उन लोगों ने जो रिबेल किया था, उनके सामने जो रिबेल किया था, जो फाइट बैक किया था टू ग्रैब द रेन, टू ग्रैब द सल्तनत, राइट, उन सबको उसने जो काउंटर यानी कि उसका जो अपोज किया था, उसके सामने जो फाइट दिया था, उसके लिए भी औरंगजेब बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं, राइट। तो 1800 सीई के बाद मुगल एम्पायर का क्या हुआ? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द मुगल एम्पायर फेस्ड मेनी चैलेंजेस। 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तब मुगल एम्पायर ने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया।
लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। सबसे पहला उसका जो चैलेंज था वो ये था, लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर कि जो आगे एम्पायर को कंटिन्यू कर सके, राइट? वैसा कोई कैंडिडेट उस टाइम पे फिर उसके पास था नहीं। पुअर फाइनेंसिस ड्यू टू औरंगजेब प्रोलॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। डेक्कन एरिया में औरंगजेब की बहुत ही लंबी लड़ाई चली थी। प्रोलॉन्ग यानी कि खींचा हुआ, बहुत ही लंबा। तो बहुत ही लंबी लड़ाई चली थी, बहुत ही लंबा युद्ध हुआ था औरंगजेब का। एंड ड्यू टू दैट ही वाज ड्रेन आउट विद द फाइनेंशियल ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, सो ही बिकम वेरी मच पुअर ऑन द बेस ऑफ द फाइनेंस, राइट? वहां के उस समय के जो किंगडम थे उसमें कुछ पुअर किंगडम में से एक औरंगजेब का भी हो गया था, राइट? तो उसके फाइनेंशियल सिचुएशन जो थे वो बहुत ही पुअर हो चुके हैं, क्योंकि वॉर बहुत ही लंबा चला था और वॉर में एक्सपेंस होता ही है, राइट? तो डेक्कन एरिया का जो वॉर था उसके लिए एक फाइनेंशियल चैलेंज उसके लिए खड़ा हो गया था। देन इंक्रीजिंग पावर ऑफ लोकल नोबल्स एंड अदर इंडिपेंडेंट पावर्स लाइक द मराठास, द जाट्स एंड द सिख्स, राइट? तो कुछ लोकल जो राजा महाराजा थे, राइट, और इंडिपेंडेंट कुछ पावर थे, राइट, यानी कि जो कोई एम्पायर का हिस्सा नहीं थे। वो एम्पायर कैसे चलता था कि वो एक राजा था, उसके नीचे वो अलग अलग नवाब को अपॉइंट करते थे और वो नवाब जो थे वो पर्टिकुलर टेरिटरी का केयर करते थे, राइट? दे वर रूलिंग, राइट, एंड दे हैव टू गिव ऑल द अकाउंट्स टू द एम्पायर। तो ये वहां का सिस्टम था कि एम्पायर के नीचे वो किसी को अपॉइंट कर देते थे टू रूल द किंगडम, पर्टिकुलर किंगडम। तो ये जो सिचुएशन था, राइट, तो वहां पे उसके अलावा एम्पायर के साथ कुछ अलग डिफरेंट पावर्स भी काम करते थे, राइट? जैसे कि मराठा थे, जाट थे, सिख थे, राइट? वो सारी डायनेस्टी थी, वो भी धीरे धीरे पावरफुल होने लगी और उसका पावर बढ़ने लगा, राइट? और लोकल नोबल्स जो थे, राइट, उसके जो लोकल आसपास में जो राजा थे उसका भी पावर बढ़ने लगा था। तो ये भी उसके लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया था। एंड देन द रैपिड इंक्रीज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ब्रिटिश पावर जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा था, राइट? एंड एट दैट टाइम द ब्रिटिश पावर वाज रूलिंग एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश पावर जो था उसने सबसे पहले इंडिया में स्टार्टअप किया ईस्ट इंडिया कंपनी से, राइट? देन 1857 का जो रेबेल हुआ, राइट, द रेबेल इन विच मंगल पांडे गॉट द सेंटेंस टू डेथ, राइट, ही बिकेम द मार्टियर, राइट? और उसके बाद वो जो पूरी ज्वाला थी पूरे देश में फैली और देन वी केम अंडर डायरेक्ट द ग्रेट ब्रिटेन रूल, यानी कि क्वींस रूल के अंडर हम तब आए थे, राइट? उससे पहले हम इट इज सेड दैट उससे पहले हम कंपनी रूल के अंडर थे, वी वर अंडर द कंट्री रूल, राइट? सो ब्रिटिश पावर तब कंपनी रूल के हिसाब से चल रहा था, राइट? उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कहा जाता था एंड दे वर बीइंग पावरफुल, राइट? उसका जो इंक्रीज बहुत ही रैपिडली हो रहा था, राइट? वो रैपिडली आगे बढ़ रहे थे, एरियाज कवर कर रहे थे अंडर देयर रेन, राइट? सो दिस वर द चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द मुगल एम्पायर आफ्टर 1800 CE. So how the decline of the Mughal Empire after Aurangzeb occurred? मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगजेब के बाद कैसे हुआ? तो औरंगजेब डाइड इन 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। फ्रॉम 1707 CE टिल 1800 CE, तो 1707 से लेकर 1800 की जो साल थी तब तक द मुगल एम्पायर वाज रूल्ड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। मुगल एम्पायर जो थे वो एक के बाद एक वीक रूलर से ही पूरा रूल किया गया था, राइट? तब कोई शक्तिशाली, कोई पावरफुल रूलर नहीं था। इसीलिए तो हमने पहले देखा ना, औरंगजेब वाज ऑफन नोन एज द मोस्ट पावरफुल रूलर, राइट, एंड द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो था उसके जो किंग थे, उसके जो एम्पायर थे, वो उसके बाद में देयर वाज अ सीरीज, राइट? पूरी लाइन लग गई थी वीक रूलर्स की और उसकी वजह से वो डिक्लाइन होने लगा था, which led to a rapid decline in the extent of the Mughal Empire। तो एक मुगल एम्पायर जो पहले पूरे भारत को कवर करके सिर्फ साउथ के जो अभी हाल के हमारे दो स्टेट है, दैट इज तमिलनाडु एंड केरला, राइट, उन दो स्टेट साउथ को छोड़ के बाकी पूरा इंडिया मुगल एम्पायर ने कवर कर लिया था, राइट? धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद डिक्लाइन की स्पीड एकदम बढ़ गई और मुगल एम्पायर केम टू एन एंड, या फिर बहुत ही स्क्वीज हो चुका था। एंड दैट यू कैन सी ओवर हियर इन दिस टू डिफरेंट पॉलिटिकल मैप्स, राइट? ये जो ग्रीन पोर्शन पूरा आपको मैप में दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ से इंडिया के ऊपर जो गुजरात के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो कॉर्नर जा रहा है दैट इज द अफगानिस्तान, राइट? तो वहां पे अफगानिस्तान तक, राइट? फिर यहाँ पे अगर आप देखें, राइट, तो हमारा पूरा ईस्ट इंडिया उसमें आ गया था, राइट? और बांग्लादेश जो पूरा पार्ट तब
सबसे पहले वो इंडिया का पार्ट था, देन इट बिकेम ईस्ट पाकिस्तान और उसके बाद वो बना बांग्लादेश। तो अभी का जो बांग्लादेश है वो भी कवर था, सिर्फ बाकी रह गए तो साउथ के ये दो हिस्से, ये जो साउथ में आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है राइट नियर बाय द सी, दैट इज द करंटली दैट इज द एरिया ऑफ द केरला एज वेल एज द तमिलनाडु। तो ये जो साउथ था, इस साउथ को छोड़ के पूरे इंडिया पे राइट तब का जो पूरा जॉइंट इंडिया था उन सब पे मुगल एम्पायर का किंगडम चल रहा था, मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था, एंड दैट वाज इन 1707 राइट। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद 1772 राइट, not too far, just 60 to 70 years after, it got limited up to just the Delhi and the nearby places of Delhi, and everywhere the Mughal Empire was declining. Right, that was the situation what happened to Mughal Empire after the death of Aurangzeb. So Mughal empires after 1800 CE, still we are going to understand the same thing. In 1856 CE, the British declared the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor. 1856 में ब्रिटिश ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिश आर्मी ने राइट, कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट एम्पायर रहेंगे, सबसे लास्ट महाराजा रहेंगे राइट। उसके बाद कोई और मुगल एम्पायर नहीं रहेगा। दिस मीन दैट द मुगल रूल वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। तो उसका क्लियर मीनिंग ये उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो है, मुगल रूल है, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट राइट, यानी कि वो आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो वहां पे खत्म हो जाएगा, एंड द ब्रिटिश वुड टेक ओवर दैट पर्टिकुलर रेन राइट। सो बहादुर शाह जफर की यहाँ पे आपको पीक दी गई है राइट। ही वाज द पर्सन हु हैड बीन द लास्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया राइट। दिस इज द पीक ऑफ बहादुर शाह जफर। सो क्या हुआ, इन 1856 बहादुर शाह जफर जो है वो वीक हो चुके थे और ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर कर दिया राइट कि बहादुर शाह जफर इज गोइंग टू बी द लास्ट एम्परर। जब तक वो जिंदा है तब तक मुगल सल्तनत चलेगी। 1856 के बाद अभी जब भी बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी, द मुगल रूल इज गोइंग टू एंड राइट, इट विल सीज टू बी एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। और बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद द ब्रिटिश विल टेक ओवर। दैट वाज द क्लियर इंटेंशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर आइडिया। ये जो स्टेटमेंट था उसके पीछे का क्लियर इंटेंशन यही था दैट the Mughal were going to take over the particular reign. So British power raise कैसे हुआ? तो by 1765 the British had successfully established their territory in eastern India and were rapidly adopting campaigns and policies to gain control over the other parts of the Indian subcontinent. तो 1756 का जो ईयर आया राइट, तब तक ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश आर्मी थी, यानी कि जो कंपनी रूल मैंने आपको बोला राइट। सो कंपनी हैड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड देयर टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में उसने अपनी टेरिटरी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली एक्वायर कर ली थी राइट। उसने अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश कर ली थी वहां पे कि ईस्ट इंडिया वाज कंप्लीटली इनटू द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, एंड दे वर रैपिडली एडॉप्टिंग कैंपेन्स। वो बार राइट एकदम स्पीड से रैपिडली वो कैंपेन कर रहे थे राइट, और पॉलिसीज डिफाइन कर रहे थे कि जिससे वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी कंट्रोल ले पाए राइट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम सबको पता है व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट राइट। एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसमें सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है और उसके आसपास के जो कंट्री है वो भी उसी टेक्टोनिक प्लेट पे आते हैं राइट, इसीलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर पावर गेन करने के लिए वो लोग बार दूसरी कैंपेन्स कर रहे थे, आसपास में कैंपेन्स, और उसको जीतते जा रहे थे। और उसके अलावा वो कुछ पॉलिसीज भी डिजाइन कर रहे थे कि जिसकी वजह से वो बाकी के इंडिया के ऊपर कंट्रोल पा सके। सो ओवर हियर यू आर गिवन वन मोर पॉलिटिकल मैप राइट, और उस मैप में आपको दिखाया गया है कि टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये जो आपको क्रीम कलर दिख रहा है यहाँ पे राइट, दैट इज कंप्लीटली द टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल राइट। सो 1756 में अगर आप देखें तो ये सिर्फ ईस्ट पार्ट जो है यहाँ का और ये जो नीचे का राइट, ये सिर्फ इतना ही ब्रिटिशर्स के पास था नियर बाय द बे ऑफ बंगाल राइट। और उसके बाद 1835 में द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड अ फार वे बिगर टेरिटरीज राइट। गुजरात के कुछ पार्ट आ गए, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स आ गए राइट, देन सेंट्रल इंडिया भी आ गया, नियर बाय नॉर्थ इंडिया के आसपास भी वो लोग पहुंच चुके थे। सो ईयर ऑन ईयर पास्ट right, they established the policies right, and they adopted certain campaigns to take over the maximum territory, and by 1835 they were successful to acquire many parts of the India. So that is how the British rule started
Right. So now we are going to get the summary of this particular slideshow that we have seen so far. So अभी हम समराइज करेंगे कि हमने मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ उसके कॉजेस क्या थे, उसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं. राइट. सो द कॉज ब्रिटिश रूल, सबसे पहला जो कॉज था वो था ब्रिटिश रूल, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? द ब्रिटिश एक्सपांडेड देयर पावर इन मेनी मुगल टेरिटरीज एंड ऑक्यूपाइड मेनी पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया. राइट. मुगल्स ने अपना पावर जो था वो एक्सपांड करना शुरू कर दिया और बहुत सारी मुगल टेरिटरीज के अंदर उसने अपना पावर जो था वो एस्टैब्लिश किया, एक्सपांड किया, और ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज थे जो उन लोगों ने कवर कर लिए थे. राइट. दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो कॉज था, दैट वाज द वीक सक्सेसर्स. राइट. औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ही वीक थे एंड दे कुड नॉट होल्ड द पावर, they could not hold the reign for such a longer time. Right. वो उसको टिका नहीं पाए. Right. They started losing up. They were not that powerful as from the startup up to Aurangzeb were the powerful. Right. जो पहले जो बादशाह थे मुगल एम्पायर के, तब से लेकर औरंगजेब तक की जो पीढ़ी आई, राइट, वो जितने पावरफुल थे, जैसे उन्होंने अपने किंगडम से एम्पायर बनाया और पूरी डायनेस्टी को 200 साल तक रूल किया. राइट. औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर्स थे, राइट, वो ये मेंटेन नहीं कर पाए. दे कुड नॉट होल्ड देयर टेरिटरी. सो आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर वाज रूल्ड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स. मुगल एम्पायर जो था उसको रूल किसने किया था? देयर वाज अ सीरीज ऑफ द वीक रूलर्स. राइट. ऐसे कुछ वीक सक्सेसर्स थे कि जिन लोगों ने उसको रन किया था, हु कुड नॉट कीप अ चेक ऑन पावरफुल नोबल्स, इंडिपेंडेंट पावर्स एंड द राइजिंग ब्रिटिश कंट्रोल. वो ख्याल ही नहीं रख पाए, वो पूरा ध्यान नहीं रख पाए कि आसपास के जो नोबल्स है वो पावरफुल हो रहे थे, इंडिपेंडेंट पावर्स थे वो पावरफुल हो रहे थे, और ब्रिटिश कंट्रोल भी रेज हो रहा था जिसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ था. मैनी न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज्ड इन द रीजन एंड नोबल्स एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक अवध एंड द बंगाल. बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे वो उसका उद्भव हुआ, वो धीरे धीरे आगे बढ़े. राइट. और कुछ रीजन ऐसे थे कि जहां पे नोबल्स ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिए. राइट. उसका खुद का उसने किंगडम बना दिया, उसके खुद के स्टेट बना दिए, और वो थे जैसे कि अवध और बंगाल. राइट. तो अवध, बंगाल आज की तारीख में वो सारे जो एरिया थे वो नोबल्स के द्वारा एस्टेब्लिश हो चुका था. दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब बिकॉज द सक्सेसर्स वर वीक एंड दे कुड नॉट कंट्रोल द होल टेरिटरी. राइट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द वीक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट. उसके बाद क्या कोज था? तो पहला कोज हमने जो देखा, राइट, वो ये था कि ब्रिटिश रूल एक्सपांड हो रहा था. दूसरा कोज हमने ये देखा कि सक्सेसर्स उसके बाद वीक थे, जो टेरिटरी को होल्ड नहीं कर पाए, जो मेंटेन नहीं कर पाए. और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला जो कोज है वो है वीक एडमिनिस्ट्रेशन. उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो कार्यप्रणाली थी वो बहुत ही वीक हो चुकी थी अंडर द रूल ऑफ वीक सक्सेसर्स. राइट. ये जो वीक सक्सेसर थे उसके रूल के अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकेम वीक. मुगल का पहले जो भी चीज सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था एडमिनिस्ट्रेशन. द वे दे यूज टू एडमिनिस्ट्रेट द होल प्रोसेस, कैसे उसको चलाने, उसकी जो पूरी कार्यप्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से मुगल्स काफी लंबे अरसे तक राज कर पाए पूरे भारत पे. राइट. लेकिन वीक सक्सेसर्स आए तो उनकी वीकनेस सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी कि वो अपनी टेरिटरी को होल्ड नहीं कर पाए. राइट. उसके साथ उसकी वीकनेस वहां तक भी पहुंची कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हो गया. इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर द मुगल्स टू कंट्रोल पावरफुल नोबल्स. राइट. कुछ पावरफुल नोबल थे कि जिसको कंट्रोल करना मुगल्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, और वो नोबल्स थे मानसाबदार. राइट. फिर गवर्नर्स थे जिसे हम कहते हैं सूबेदार्स, फिर लैंडलॉर्ड्स थे जिसे हम कहते थे जागीरदार्स, एंड रेवेन्यू एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स. ये बहुत सारे लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का ही पार्ट थे. तो जब औरंगजेब तब का था तब तक ये सब लोग बहुत ठीक से काम कर रहे थे. जैसे ही सक्सेसर वीक हो चुके, राइट, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल है, राइट, ये जो नोबल्स है, गवर्नर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, राइट, रेवेन्यू और मिलिट्री ऑफिसर्स है, दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर ओन रेन. राइट. उन लोगों ने ये सक्सेसर से अलग होकर, मुगल एम्पायर से अलग होकर अपना खुद का ही वहां पे किंगडम बना लिया. Right. So these were the key reasons, and the fourth reason that is going to be is the local rebellions. Right. कुछ local rebellions भी थे कि जिन लोगों ने मुगल्स को नीचा दिखाया था, जिन लोगों ने मुगल्स को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था. Right. So the powerful chieftains increased taxes and oppressed the local people.
which further led to many peasant and zamindari revolts in the northern and the western parts of the India. कुछ पावरफुल ऐसे चीफ थे मुगल एम्पायर के, राइट, जिन लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल ही रहा था। जैसे हमने देखा औरंगजेब का जो युद्ध जो था डेक्कन एरियाज में, वो काफी लंबे टाइम तक चला था, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन तो टेन हो ही चुकी थी, राइट। तो वही एक्वायर करने के लिए, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ जो पावरफुल चीफ थे उन लोगों ने टैक्सेस बढ़ा दिए, राइट, एंड दे ऑपरेस द लोकल पीपल, और जो लोकल पीपल थे उनको दबाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो विच फॉर द लेड टू मैनी पीजेंट एंड जमींदारी रिवोल्ट्स इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से बहुत सारे पीजेंट्स, राइट, पीजेंट्स यानी कि जो भी मजदूर थे वो, और जो जमींदार थे, उन सब लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड द रिवॉल्ट्स इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। वो भी एक कॉज बना था कि जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, राइट। सो गाइस, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द लिंक बिटवीन द मुगल एम्पायर एज वेल एज द ब्रिटिश एम्पायर, और उन दोनों के बीच में जो लिंक था, राइट, दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो कैसे मुगल एम्पायर का अंत आया, और जहां पे ये अंत होता है वहीं से ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है, राइट, वहां से ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर एस्टेब्लिश होता है, राइट। सो बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है कि मुगल एम्पायर क्या था, कहां से वो डायनेस्टी शुरू हुई, राइट, हु वाज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट। उसके बाद हमने देखा विच वर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन, औरंगजेब के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, और उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, और आफ्टर औरंगजेब व्हाट वर द कॉजेज जिसकी वजह से मुगल एम्पायर पूरा ड्रेन आउट हो चुका था, राइट। सो ये बात थी अभी तक। नाउ लेट अस सी फर्दर। सो स्टूडेंट्स, now we know that as the British power rose, the Mughal empire declined, right। जैसे ब्रिटिश पावर राइज हुआ, उसके साथ मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा, उसका एंड आता गया, राइट, उसका अंत आ गया। दिस पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। और उन लोगों ने इंडिया में ब्रिटिश रूल, राइट, यानी कि कंपनी रूल मिटा के पूरा ब्रिटिश रूल, राइट, किंग क्वीन के अंडर में, राइट, डायरेक्टली अंडर द ब्रिटेन। तो ब्रिटिश इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता वहीं से बना था, वहीं से ब्रिटिश आए, जिसने मोर देन अ सेंचुरी यानी कि 100 साल से भी ज्यादा साल तक हमारे ऊपर राज किया था, राइट। तो मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, उसका जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.1। यहां पे आप इस वीडियो को पॉज करोगे और ये पूरा क्वेश्चन 6.1 है, ये पहले आप लिखोगे, राइट, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे आप होमवर्क में देने वाले हो जस्ट द क्वेश्चन नंबर 6.1, right, filling the blanks to describe the cause of the decline of the Mughal Empire in the 18th century. This homework is going to take only 5 minutes, so please pause the video for 2 to 3 minutes, write down the whole paragraph and fill in the blanks and send it to me on my number by WhatsApp, right। तो यहां तक हमने बच्चों स्टडी कर लिया है। ये हमारा लिंक था कि जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का शुरुआत हुआ उसी टाइम पे, राइट, मुगल एम्पायर का एंड हुआ था। सो आफ्टर द मुगल एम्पायर द ब्रिटिश एम्पायर वाज द नेक्स्ट टू रूल ओवर द इंडिया, राइट। तो अभी हम जानते हैं कि इंडिया कहाँ था ब्रिटिश ने जब टेक ओवर किया उससे पहले। तो इस साल हम इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ, राइट, ब्रिटिश इंडिया कैसा था, हाउ वर वी, राइट, हाउ वाज द टाइम अंडर द ब्रिटिश रूल, दैट वी आर गोइंग टू understand in this year, right। So we are surely going to get to learn a lot of different aspects of life in British India this year. With that, we have come to the end of the history segment of the bridge course. In the next class you will begin the segment, right, of the particular different module, right। तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट था हमारा ब्रिज कोर्स का। आज ब्रिज कोर्स यहाँ पे खत्म होता है हिस्ट्री का, राइट, और उसके आगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू टॉपिक। लेकिन ये हमारा लास्ट लिंकअप था बिटवीन स्टैंडर्ड 7 and 8। सो डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू मी, राइट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, नाउ इट हैज बीन द टाइम टू टेक योर लीव। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, stay safe and take care of yours as well as your family. Thank you.